वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। आज हम करेंगे चैप्टर 14 पार्टिकल फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अबाउट दैट टॉपिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन हाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूक्लियर कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन प्ले एन फंडामेंटल रोल इन अंडरस्टैंडिंग द न्यूक्लियर प्रोसेसेस। बयान करेंगे कैसे न्यूक्लियर कंजर्वेशन और चार्ज कंजर्वेशन फंडामेंटल रोल प्ले करता है। अंडरस्टैंड करना होगा हमने न्यूक्लियर प्रोसेस को। प्रोवाइड एग्जांपल और मसाले दें टू एलिस्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ दीज कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शन। तो हम अपने फर्स्ट टॉपिक 14.1 कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। चार्ज और न्यूक्लियर कंजर्वेशन ये फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं इन न्यूक्लियर प्रोसेसेस दैट आर रूटेड इन द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड देयर इंटरेक्शन अमंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इनकी जड़ें फिजिक्स के लॉज तक फैली हुई हैं और ये सब एटॉमिक पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। ये कंजर्वेशन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर। एटॉमिक न्यूक्लियर को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड इंश्योरिंग दैट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर प्रिजर्व ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। और ये इंश्योर करते हैं कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी हैं जो मैटर की वो प्रिजर्व रहेंगी, वो कांस्टेंट रहेंगी, उसमें कोई तब्दीली पैदा नहीं होगी अगर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है कोई या न्यूक्लियर डिके हो रहा है। इसमें हमारा पहला लॉ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज एक कंजर्व क्वांटिटी है। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड। चार्ज ना तो क्रिएट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। ये सिर्फ एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर ट्रांसफ़र होता है। द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज़ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल इंटरेक्शन। कि चार्ज रिएक्शन से पहले का चार्ज और रिएक्शन से बाद का चार्ज ये कांस्टेंट रहेगा। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि जब भी कोई पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करेंगे। इन एनी क्लोज सिस्टम टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर द इंटरेक्शन और डिके मस्ट रिमेन द सेम। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, किसी भी क्लोज सिस्टम में रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो या डिके से पहले या डिके के बाद जो टोटल चार्ज का सम है वो सेम रहेगा। अभी एग्जांपल भी देखेंगे हम आगे। इन न्यूक्लियर प्रोसेस चार्ज ऑफ पार्टिकल इन्वॉल्व प्रोटॉन, प्रोटॉन में मालूम है +1 चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में मालूम है कि -1 चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन भी +1 चार्ज होता है। आर केयरफुली बैलेंस्ड टू मेंटेन द ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलिटी। यानी न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर डिके में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जैसे हमारे पार्टिकल्स हैं, इनका जो चार्ज है इसे हम बैलेंस रखेंगे, ये मेंटेन रखेंगे। ना ही ये क्रिएट होगा और ना ही ये डिस्ट्रॉय होगा। तो हमारा पहला लॉ था व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे जाने के लिए कुछ लॉज देख लेते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन के दरमियान कौन से लॉज कंजर्व होते हैं। एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर चार्ज शिफ्ट तो हो सकता है लेकिन क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियर नंबर, न्यूक्लियर नंबर जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, जिसे कहते हैं मैथ नंबर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, सम ऑफ रेस्ट एनर्जी एंड किनेटिक एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट होगी। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और उनका जो मोमेंटम है वो भी कंजर्व रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कह रहा है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियर नंबर स्टेट दैट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन न्यूक्लियर है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन रिमेन कांस्टेंट इन एनी प्रोसेस आल्सो वन पार्टिकल कैन चेंज इनटू अनदर। अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में तब्दील हो गया है लेकिन टोटल न्यूक्लियन जो है उनका सम हमेशा सेम रहेगा। प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में तब्दील हो जाए या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तब्दील हो जाए लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियन है वो सेम रहेंगे। दिस इज एक्सेप्टेड टू बी ट्रू फॉर ऑल 3 रेडियो एक्टिव डिके। जो अल्फ़ा बीटा गैमा डिके है उन तमाम में न्यूक्लियर नंबर हमारा कंजर्व रहेगा। जैसे हम ये भी एग्जांपल देते हैं कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियर नंबर, इसमें चार्ज भी आ जाएगा। द पॉसिबल न्यूक्लियर रिएक्शन आर कंटेन्ड बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन न्यूक्लियर नंबर। हमने एक बीटा डिके किया, हमने बीटा डिके किया तो कार्बन 14 नाइट्रोजन में तब्दील हो गया। देखें रिएक्शन से पहले इसमें 6 प्रोटॉन थे और टोटल मास नंबर था 14। तो रिएक्शन के बाद देखें इसके पास 7 प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन है तो यहाँ पे अगर +7 आ रहा है तो यहाँ पे -1 भी आएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आ गया यहाँ पे। तो +7 प्रोटॉन और -1 प्रोटॉन, -1 प्रोटॉन मतलब है कि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तब्दील हो गया। नंबर 2 इनका मास नंबर 14 था तो रिएक्शन के बाद भी मास नंबर 14 ही रहा।
एक और देखते हैं अल्फा डिके। अल्फा डिके में देखें आर इरेडियम 88 प्रोटॉन और 222 इसका मैथ नंबर था बिफोर रिएक्शन। तो रिएक्शन के बाद क्या है, इसका 86 प्रोटॉन है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, तो 86 और 2 88 ही रहे। मैथ नंबर 222 था, तो रिएक्शन के बाद अल्फा के 4 मैथ नंबर और इसका 218 मैथ में, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 222 ही रहा मैथ नंबर। एक और देखते हैं कि यूरेनियम 238 डिके हुआ, अल्फा डिके किया, तो यूरेनियम के टोटल प्रोटॉन है 92। तो 92 प्लस प्रोटॉन यहाँ पे हैं, 2 अल्फ़ा में चले गए, 2 अल्फ़ा के प्लस 2 प्रोटॉन, और थोरियम में 90 आ गए। तो देखें न्यूक्लियर नंबर ये 4 जो है दोनों ला यहाँ पे कंजर्व हो रहे हैं। अब मैथ नंबर को देखते हैं, 238 टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम था 238 बिफोर रिएक्शन, तो रिएक्शन के बाद भी टोटल सम 238 ही रहेगा। 4 मैथ नंबर होगा अल्फ़ा का, तो थोरियम का होगा 234। कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियन, न्यूक्लियन आइदर अ प्रोटॉन, न्यूक्लियन हम कहते हैं प्रोटॉन को या न्यूट्रॉन को, कंसीडर एज रोल एज कंपोनेंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, कि दोनों कंपोनेंट हैं एटॉमिक न्यूक्लियस के। एटॉमिक न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। टोटल नंबर न्यूक्लियन रिमेन कांस्टेंट, जो न्यूक्लियन का टोटल नंबर है वो कांस्टेंट रहेगा बिफोर एंड आफ्टर द न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर डिके। दिस लॉ, द कंजर्वेशन लॉ, इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज के ही कॉन्सिक्वेंस हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज ही वो फोर्सेज होती हैं जो न्यूक्लियन को आपस में बाइंड करके रखती हैं। तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेज होती हैं डेट एक्ट करती हैं बिटवीन क्वार्क्स के दरमियान। ये शॉर्ट न्यूक्लियर फोर्सेज जो बनाती हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाती हैं, इन इंश्योर डैट के न्यूक्लियन आर नॉट सपरेटली क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ये इंश्योर करती हैं कि रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन के दरमियान ना तो न्यूक्लियन कोई क्रिएट हो ना ही डिस्ट्रॉय हो, सिर्फ एक न्यूक्लियन दूसरे न्यूक्लियन में तब्दील हो सकता है ड्यूरिंग द न्यूक्लियर प्रोसेस। द लॉ हैव बीन एक्सटेंसिवली टेस्टेड एंड कंफर्म थ्रू एक्सपेरिमेंट। ये लॉ बहुत ज़्यादा टेस्ट कर चुके हैं, हम कंफर्म कर चुके हैं ऑब्जर्वेशन इन पार्टिकल फिजिक्स एंड न्यूक्लियर साइंस के अंदर। इसको इस लॉ को वैसे हमने डीप इंसाइड, बहुत डीप इंसाइड किया है इनटू द अंडरलाइंग सिमेट्रीज, कि न्यूक्लियस के अंदर की सिमेट्रीज कैसी होती हैं, वो आपस में न्यूक्लियन कैसे इंटरेक्ट करते हैं विद सब एटॉमिक वर्ल्ड। इन्हीं लॉ की वजह से हमने बहुत ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव इम्प्लीकेशन की है, हमने बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की है अबाउट द बिहेवियर ऑफ मैटर एट अ वेरी स्मॉल स्केल, यानी क्वार्क तक, क्वार्क और फंडामेंटल फोर्सेस तक हमने बहुत छोटे स्केल पे, बहुत छोटे पैमाने पे, हमने बहुत छोटे स्केल पे, स्मॉलर स्केल यानी बहुत छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल तक हमने इन लॉ की इंटरेक्शन को स्टडी किया, जिससे ये लॉ ड्राइव हुए। और एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और न्यूक्लियन, ये होल ट्रू है, बिल्कुल कंफर्म है। बहुत से न्यूक्लियर रिएक्शन में, जैसे कि हमारा अल्फा डिके हम देख के आए हम, एंड बीटा डिके है, ठीक है। दूसरे फ्यूजन रिएक्शन हैं, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की हम आगे स्टडी करेंगे, उनमें भी ये लॉ बिल्कुल एप्लीकेबल है कि न्यूक्लियर नंबर और चार्ज जो है रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद कंजर्व रहता है, उसमें कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। सिर्फ एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में तब्दील हो सकता है। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गैमा रे आर 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन। इन्हीं लॉ में रिसर्च के दौरान हमें पता चला कि अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गैमा रेज, ये 3 मेन टाइप्स होती हैं रेडिएशन की। दीज पार्टिकल रेज हैव डिस्टेंस प्रॉपर्टीज, इन तीनों की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं। व्हेन इट कम टू द मैथ एंड चार्ज, अगर हमको मैथ और चार्ज देखा जाए तो तीनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। दिस डिफरेंट इन मैथ एंड चार्ज आर असेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर बिहेवियर। इनका जो फ़र्क है मैथ और चार्ज में, ये बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से हमने इसके बिहेवियर को, इनके अट्रैक्शन को, हमने इसके इफेक्ट को स्टडी किया है मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में, इंक्लूडिंग द रेडियो एक्टिविटी एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन में। अगर हम अपने बुक पे देखें तो बुक का हमारा ये टॉपिक है, चार्ज एंड न्यूक्लियन जो हैं ये कंजर्व रहते हैं, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है न्यूक्लियर प्रोसेस का, ये लॉ ऑफ फिजिक्स को फॉलो करते हैं। और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर प्रिजर्व ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं कि न्यूक्लियन और चार्ज जो ये कंजर्व रहेंगी ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर डिके। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में था, कंजर्वेशन चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल इंटरेक्शन, टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर इंटरेक्शन और डिके मस्ट बी रिमेन सेम। न्यूक्लियर रिएक्शन से पहले और न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद जो टोटल चार्ज है वो हमेशा सेम रहेगा। जो चार्ज है या न्यूक्लियन है कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसी तरह चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इन द न्यूक्लियर प्रोसेस चार्ज द पार्टिकल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, जिनकी वैल्यू ऑफ चार्ज नीचे दी हुई है, ये केयरफुली बैलेंस करते हैं, मेंटेन द ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलिटी। सॉरी, ये बच्चों ने गलत लिखा हुआ है, कैडविक ने प्रोटॉन डिस्कवर नहीं किया था, ये गलत है। कैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। कैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था 1932 में।
प्रोटॉन जो बच्चों ने गलत लिखा हुआ था, प्रोटॉन 1909 में, प्रोटॉन 1909 में रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था और कैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। तो रदरफोर्ड वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1909 में प्रोटॉन डिस्कवर किया था और कैडविक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1932 में न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों शामिल होते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं एटॉमिक न्यूक्लियाई के, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर नहीं है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई है। द कंजर्वेशन नीड रेफर टू द प्रिंसिपल कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जो होते हैं रिमेन कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द न्यूक्लियर रिएक्शन या डिके, कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर डिके से पहले और बाद में कांस्टेंट रहते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं जो बहुत शॉर्ट रेंज पे एक्ट करती हैं, वो एक्ट करती हैं बिटवीन क्वार्क, और ये क्वार्क, ये दोनों क्वार्क मिलके, दो तीन क्वार्क मिलके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं जिन्होंने इन न्यूक्लियॉन्स को आपस में जोड़ा होता है। हम ये बात इंश्योर करते हैं कि न्यूक्लियन ना तो स्पॉन्टेनियसली क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती हैं ड्यूरिंग द न्यूक्लियर प्रोसेस। न्यूक्लियर प्रोसेस में न्यूक्लियन ना तो क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं, सिर्फ एक फ्लेवर से दूसरे फ्लेवर में तब्दील हो जाते हैं। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तब्दील हो जाता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तब्दील हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय या अलहदा से क्रिएट नहीं होती। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और न्यूक्लियन इज अपहेल्ड इन वेरियस न्यूक्लियर एक्शन, तमाम न्यूक्लियर एक्शन में ये अपहेल्ड होता है, जिसमें हमारे पास अल्फ़ा, बीटा और गैमा डिके और फ्यूजन रिएक्शन है। इन तमाम लॉज को हमने एसेंशली टेस्ट किया हुआ है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू, अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, और ये पार्टिकल फिजिक्स और न्यूक्लियर साइंस की मेनली बुनियाद है जिन्होंने इन तमाम लॉज को कंफर्म किया हुआ है। दे प्रोवाइड डीप साइड, इससे हम बहुत डीप देख सकते हैं, बहुत डीप देख सकते हैं, एटम के न्यूक्लियस के अंदर देख सकते हैं, और सब अटोमिक वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो देख सकते हैं हम, कि सब एटॉमिक वर्ल्ड में ये पार्टिकल्स या क्वार्क्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं और इनकी सिमेट्रीज कैसी हैं। इन्हीं लॉस की वजह से हमने बिहेवियर ऑफ मैटर को अंडरस्टैंड किया है बहुत ही छोटे स्मॉलर स्केल पे, बहुत छोटे माइक्रो लेवल पे हमने इसको स्टडी किया है। और इनको स्टडी करने से हमें रेडिएशन की तीन टाइप्स मिली हैं। रेडिएशन की तीन मेन टाइप्स हैं, अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गैमा रे। ये मेन थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशन है जो हमें मिली हैं, जो कॉमनली एसोसिएट होती हैं तमाम रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस में। और इन तीनों के मैथ के लिहाज से और प्रॉपर्टी तीनों की डिफरेंट है, इनका चार्ज और मैथ के लिहाज से इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इन प्रॉपर्टी को भी स्टडी करेंगे हम। अल्फ़ा पार्टिकल, अब अल्फ़ा पार्टिकल कंसिस्ट होता है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, ये ज्वाइन टुगेदर होते हैं, स्ट्रिक्टली ज्वाइन होते हैं, और ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है विच इज़ बॉन्ड टुगेदर एट टाइट अरेंजमेंट। मैथ देख लेते हैं इसका। द टोटल मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज अप्रॉक्सीमेटली 4 AMU, 4 एटॉमिक मास यूनिट। 4 एटॉमिक मास यूनिट क्यों? क्योंकि इसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है, और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास अप्रॉक्सीमेटली 1 AMU होता है, जिसे हम यहाँ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं, विच इज इक्वल टू 6.64 इंटू 10⁻⁻27 kg। अल्फा पार्टिकल में कैरी पॉजिटिव टू चार्ज, क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस होता है, ऐसा हीलियम न्यूक्लियस जिस पे कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, उस पर पॉजिटिव टू चार्ज होगा, पॉजिटिव टू। वेर ई रिप्रेजेंट द एलिमेंटरी चार्ज, जो एक इलेक्ट्रॉन पे एलिमेंटरी चार्ज होता है उसको हम ई कहते हैं। तो एक अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव टू चार्ज होगा। द चार्ज कॉरस्पॉन्ड टू ट्वाइस चार्ज एट सिंगल प्रोटॉन, दो प्रोटॉन या दो इलेक्ट्रॉन के इक्वल जो चार्ज होता है इतना ही इसके ऊपर चार्ज होता है, लेकिन चार्ज की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो क्योंकि दो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो दो प्रोटॉन का कंबाइन चार्ज हो जाएगा +2। अल्फा पार्टिकल को थोड़ा मजीद देखते हैं कि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, ये हीलियम न्यूक्लियस के इक्वल होता है, इसका चार्ज +2 होता है, और इसका मैस 4 AMU, 4 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होता है। मैस होगा हमारे इसका 4 एटॉमिक मास यूनिट। फिर ईच प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो 1 होता है। अल्फा पार्टिकल ये रिलेटिवली बहुत स्लो होता है और हैवी होता है, तमाम रेडिएशन में से सबसे हैवी रेडिएशन है ये। दे हैव लो पेनिट्रेशन पावर, बहुत ज़्यादा हैवी है, आयनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ही कम होगी। यू कैन स्टॉप दैम विद द जस्ट अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर की शीट से भी हम इसको रोक सकते हैं, बिकॉज दे हैव लार्ज चार्ज। अल्फा पार्टिकल आयनाइज अदर एटम स्ट्रांगली, ये दूसरों को बहुत स्ट्रांगली आयनाइज कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल सिंपल
शीट ऑफ पेपर से भी रुक जाता है। जो पेपर भी होगा वो अल्फ़ा पार्टिकल रोक लेगा, इसलिए बीटा, एक्सरे और न्यूट्रॉन के मुकाबले में इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ही कम होती है। अल्फ़ा पार्टिकल की स्पीड बहुत स्लो होती है, पेपर से भी रुक जाता है, लेकिन आयनाइजेशन पावर इसकी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इस पे बाकी रेडिएशन के मुकाबले में सबसे ज़्यादा चार्ज है। और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, अगर हमसे खा ले, हमारी बॉडी के अंदर चला जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। नेक्स्ट हमारे पास बीटा पार्टिकल है। बीटा पार्टिकल की कंपोजिशन क्या है? बीटा पार्टिकल आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ये बहुत हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए इसमें बीटा नेगेटिव भी हो सकता है, बीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन दोनों हो सकते हैं। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं या पॉजिट्रॉन होते हैं। स्टॉप बाय अबाउट 3 मिलीमीटर ऑफ एलुमिनियम, और एलुमिनियम की 3 मिलीमीटर मोटी शीट लें तो वो उसे स्टॉप कर सकते हैं। अल्फ़ा के मुकाबले में इसकी आयनाइजेशन पावर थोड़ी कम होती है, और डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन थे, बीटा माइनस भी हो सकता है और पॉजिट्रॉन में बीटा प्लस भी हो सकता है। emitted ड्यूरिंग द सर्टेन टाइप ऑफ रेडिएटिविटी। बीटा पार्टिकल है मच स्मॉलर मैस देन अल्फा पार्टिकल, बहुत कम, क्योंकि इसका मैस जो होता है कि इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, और इसका मैस है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। वाइल पॉजिट्रॉन हैव सेम मैस बट पॉजिटिव चार्ज। पॉजिट्रॉन का भी मैस ही होगा लेकिन उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन का भी मैस ही होगा लेकिन उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। चार्ज देखते हैं। बीटा माइनस पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कैन कैरी नेगेटिव चार्ज, वाइल पॉजिट्रॉन कैन कैरी पॉजिटिव चार्ज। इसमें थोड़ा बीटा डिके भी देखते जाते हैं। बीटा डिके रेडिएटिव डिके होता है दैट आइदर रिलीज इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या एक पॉजिट्रॉन रिलीज करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जैसे कार्बन 14 नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो गया है, तो इससे इलेक्ट्रॉन जब रिलीज किया है तो 6 प्रोटॉन 7 प्रोटॉन हो गए, क्योंकि एक न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन तब्दील हो गए, मैथ नंबर सेम रहा। साथ में एक इलेक्ट्रॉन एक एंटी न्यूट्रिनो रिलीज किया है। अगर पॉजिट्रॉन रिलीज करेगा तो पॉजिट्रॉन रिलीज करने में प्रोटॉन टूट के न्यूट्रॉन बन जाता है, प्रोटॉन देखे न्यूट्रॉन में बदल गए। और बीटा पॉजिटिव डिके किया है, कार्बन 10 बोरॉन 10 में कन्वर्ट हो गया है, इसमें पॉजिट्रॉन के साथ एक न्यूट्रिनो रिलीज होता है। और जब पॉजिट्रॉन तब रिलीज होगा जब हमारा एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तब्दील हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन तब रिलीज होगा जब हमारा एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तब्दील हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन बना देगा। बीटा को हम, वहाँ पे 3 मिलीमीटर लिखा हुआ था या 5 मिलीमीटर है, यानी कि कुछ मिलीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की शीट लें तो हम उससे रोक सकते हैं बीटा पार्टिकल। तो कुछ फ्यू मिलीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की शीट होगी, उसे हम बीटा रेडिएशन को आपस में रोक सकते हैं। और बीटा जो होता है ये इलेक्ट्रॉन की नेचर है, इसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होंगे, इस पर या तो नेगेटिव 1 चार्ज होगा या पॉजिटिव 1 चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन की सूरत में इस पर नेगेटिव 1 चार्ज होगा, लेकिन पॉजिट्रॉन की सूरत में इस पर पॉजिटिव 1 चार्ज होगा। मैथ बहुत स्मॉल है, एक इलेक्ट्रॉन की इक्वल मैथ है। इसकी स्पीड अल्फ़ा के मुकाबले में ज़्यादा होती है, और नाइट्रेशन पावर अल्फ़ा के मुकाबले में कम होती है। अगर हम, वे सोर्स इज आउटसाइड ऑफ द बॉडी, तब भी ये डेंजरस है। देखिए अल्फ़ा को तो हम खाएंगे तब नुकसान तो होगा, लेकिन अगर ये हम ना भी खाएं, हमारी बॉडी के आउटसाइड भी हो, तो हमारी बॉडी में ये पेनिट्रेट करके हमारी बॉडी को ये आयनाइजेशन इफेक्ट करती है, और ये नुकसानदेह। अल्फ़ा पे क्योंकि डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए नेगेटिव साइन की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। और बीटा पे क्योंकि नॉर्मली नेगेटिव 1 चार्ज होता है, तो बीटा नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पे भी देख सकते हैं बीटा जो है वो पॉजिटिव तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, और अल्फ़ा जो है वो नेगेटिव तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। यार कि यहाँ पे बीटा से मुराद एक इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट हमारा गैमा रेस। गैमा रेस कंपोजिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं जिसमें एक्स रेज भी हैं, गैमा रेज भी हैं। एक्सरे की अगर हम इंटेंसिटी ज़्यादा हाई कर दें, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो गैमा रे में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिमिलर है एक्सरे से, अगर उसकी इंटेंसिटी कम कर दें तो अल्ट्रावायलेट हो जाएगी। इस तरह इंटेंसिटी कम करते रहे तो मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ रेडिएशन बन जाती है। ये लाइट्स भी इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिमिलर होती है एक्सरे के, विजिबल लाइट के, सिर्फ आपकी फ्रिक्वेंसी और लैम्डा का फ़र्क होता है, इंटेंसिटी का फ़र्क है। दे डू नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, इसमें पार्टिकल नहीं होते बल्कि इसमें फोटॉन होते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी इन द ट्रेडिशनल सेंस। मैथ गैमा का कोई मैथ नहीं होता, कोई भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज, इनमें से किसी का भी कोई मैथ नहीं होता। दे आर कंपोज ऑफ फोटोन, वो फोटोन पे कंपोज करते हैं जो मैथलेस होते हैं। गैमा रे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इसलिए डिफ्लेक्ट भी नहीं होते, मीनिंग दे आर कैरी नो इलेक्ट्रिक चार्ज, इस पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। हमने पढ़ा था अल्फ़ा पे पॉजिटिव चार्ज और बीटा पे बोथ पॉजिटिव 1 भी है और नेगेटिव 1 भी है,
लेकिन गैमा पे कोई चार्ज नहीं होता। वेल गैमा रे आर massless and electrically neutral. The difference of mass and charge essentially for understanding their behavior, interaction and effect of various content. गैमा देख लेते हैं। गैमा रे शॉर्ट वेवलेंथ, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी शॉर्ट वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। इसकी वेवलेंथ 10⁻⁻12 मीटर के राउंड बोर्ड होती है। यहाँ भी आप देख सकते हैं गैमा रे यहाँ पे है, इसका लैम्डा बहुत कम है, लेकिन फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में दी हुई है। और इसका अप्रॉक्सीमेट स्केल जो वेवलेंथ का है वो एटॉमिक न्यूक्लियस, एक एटॉमिक न्यूक्लियस के बराबर इसकी वेवलेंथ होती है। मुख्तलिफ रेडिएशन कहाँ कहाँ यूज़ हो रही हैं, इसमें गैमा रेज है, ये देखें यूज इन मेडिसिन फॉर किलिंग कैंसर सेल। गैमा रे कोबाल्ट 60 से हम गैमा रे प्रोड्यूस करते हैं, और कोबाल्ट 60 जो गैमा रे प्रोड्यूस होती है उससे हम कैंसर सेल को किल करते हैं। गैमा की पेनिट्रेशन पावर अल्फा और बीटा के मुकाबले में, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमें लेड चाहिए इसको रोकने के लिए। तो गैमा रे को रोकने के लिए हमें लेड चाहिए, या ये कंक्रीट से भी, कंक्रीट की दीवार से भी, इसको कुछ मीटर मोटी दीवार से भी रोका जा सकता है। गैमा रे होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका कोई मैस नहीं है। योर स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितनी भी वेव है लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। इनकी आयनाइजेशन पावर बहुत कमज़ोर होती है, और ये तभी डेंजरस होती है क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है, तो बॉडी के आउटसाइड हो तभी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। गैमा रे को देखें, ये डिफ्लेक्ट नहीं होती, स्ट्रेट पास कर जाती हैं, क्योंकि इन पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड वाली गैमा रे स्ट्रेट पास हो गई है, इसे कंक्रीट से या लेड से हम रोक सकते हैं। 9.2 पार्टिकल डिके। एंटी पार्टिकल ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है पार्टिकल फिजिक्स का, जिसमें रिप्रेजेंट करते हैं अपोजिट काउंटर पार्ट्स ऑफ अ रेगुलर पार्टिकल्स। ये ऐसे दो पार्टिकल जो एक दूसरे के काउंटर होते हैं, जिनका सेम मैस होता है, लेकिन उनके ऊपर अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो इन दो काउंटर पार्टिकल में से एक पार्टिकल हम देखते हैं, एक है इलेक्ट्रॉन और उसका काउंटर पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। अगर हम दो काउंटर पार्टिकल्स को स्टडी करें तो इन दोनों के जो चार्ज होंगे वो एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे, दोनों का मैस सेम होगा। मिसाल के तौर पे अगर इलेक्ट्रॉन का मैस है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, तो पॉजिट्रॉन का भी यही मैस होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अगर -1 e है, तो पॉजिट्रॉन पे चार्ज +1 e होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के इक्वल उसके ऊपर चार्ज होगा, और दोनों पार्टिकल्स की सेम रेस्ट मैस एनर्जी होगी। रेस्ट मैस एनर्जी से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम शो करते हैं, दोनों की सेम होगी। इसमें जो हमारा पहला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज द सब एटॉमिक पार्टिकल विद नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसके ऊपर -1 ही चार्ज होगा, और उसका मैस है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अगर इसका काउंटर पार्टिकल देखें तो वो है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है। एंटी पार्टिकल काउंटर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट हैज़ सेम मैस एज इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन का मैस था उतना सेम इसी का सेम मैस होगा, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा। यहाँ पे हम कर देते हैं +1 इसके ऊपर +1 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा। द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एग्जाम्पल ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर एनिहिलेशन। अगर हम इलेक्ट्रॉन को कहें कि ये मैटर है, तो इसका जो एंटी मैटर है वो पॉजिट्रॉन होगा। द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पॉजिट्रॉन, ये एग्जांपल है एक मैटर की, जिसे मैटर हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, और एक पॉजिट्रॉन जो इसका एंटी मैटर है। और जब भी एक मैटर और एक एंटी मैटर आपस में एनिहिलेट होते हैं, इस प्रोसेस का नाम है एनिहिलेशन। एनिहिलेट होने का मतलब है मैटर और एंटी मैटर का आपस में मिल जाना, कंबाइन हो जाना। तो ये कम्प्लीटली एक दूसरे को मार देते हैं। मैटर एंटी मैटर एक दूसरे की मौत होते हैं, दोनों मर जाते हैं, और ये इनकी तमाम रेस्ट मैस एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है गैमा पार्टिकल्स में। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब आपस में मिलते हैं तो मैस खत्म हो जाता है, और ये मिनिमम दो गैमा पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। दो इसलिए कि उन्हें एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व करना है। सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कोलाइड, जब दोनों आपस में कोलाइड करते हैं, दे कैन एनिहिलेट, वो एनिहिलेट कर जाते हैं, एनिहिलेट ईच अदर एंड कन्वर्टिंग देयर मैसेज इनटू एनर्जी, और उनका तमाम मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है इनटू द फॉर्म ऑफ गैमा रेज। मिनिमम 2 गैमा रेज निकलती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन। ये दोनों न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। नॉर्मली न्यूक्लियस के अंदर एंटी मैटर का जो न्यूक्लियस होगा उसमें एंटी प्रोटॉन पाए जाएंगे, और मैटर के न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन इज सब एटॉमिक पार्टिकल फाउंड इन द न्यूक्लियस। एन एटम कैरी पॉजिटिव चार्ज। एक प्रोटॉन के ऊपर, यार एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1 ही,
एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1 e, और मैस एक प्रोटॉन का अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और एंटी पार्टिकल, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल है एंटी प्रोटॉन। देखिए एंटी प्रोटॉन और प्रोटॉन का मैस सेम होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और एंटी प्रोटॉन का भी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, लेकिन दोनों का चार्ज अपोजिट होगा। तो एंटी पार्टिकल जो एंटी प्रोटॉन है उसके ऊपर चार्ज होगा -1e। एंटी प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? एंटी प्रोटॉन कैन बी प्रोड्यूस, हम पैदा कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं आर्टिफिशियली एट हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेटर। हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेटर जो फर्म में है वहाँ पे हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, एंड आर यूज फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसको यूज़ करते हैं कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को स्टडी करने के लिए इन एंटी पार्टिकल्स को यूज़ किया जाता है। इन्हीं एक्सपेरिमेंट और इन्हीं एग्जाम्पल की मदद से हमारा जो असूल है प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, ये वेरीफाई होता है। यानी पार्टिकल प्रोटॉन पे जैसे +1 चार्ज था तो एंटी प्रोटॉन में -1 था, और जब दोनों एक दूसरे में एनिहिलेट करेंगे तो टोटल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चार्ज कंजर्वेशन ये है कि जब भी कोई हम एनर्जी से मैस या मैस से एनर्जी से मैस बनाएंगे तो अगर एक प्रोटॉन पे +1 आया है तो एंटी प्रोटॉन पे -1 होगा। जब मैटर पैदा होगा तो उसके साथ उसका एंटी मैटर भी पैदा होगा। तो इस तरह हमारा चार्ज भी कंजर्व हो गया, और दूसरा है एडिशनली कंजर्वेशन ऑफ मैस भी कन्वर्ट होगा। ये एक सबूत है कि मैस ऑफ पार्टिकल और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल दोनों आइडेंटिकल होते हैं। जितना पार्टिकल का मैस है उसके एंटी पार्टिकल का मैस भी सेम होगा, लेकिन चार्ज अपोजिट होगा। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की एनिहिलेशन दोबारा देखते हैं। देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में एनिहिलेट होंगे तो ये मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे को किल कर देंगे, जिससे हमारे पास मिनिमम 2 गैमा रेज पैदा होगी, और दोनों गैमा रेज अपोजिट डायरेक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कंजर्व करते हुए अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे, और इनकी मिनिमम जो एनर्जी होगी वो होगी 0.511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारी बहुत बुक्स में ये वैल्यू ऐसे लिखी होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो दो हमारे गैमा रेज प्रोड्यूस होंगी जिनकी एनर्जी होगी इक्वल एनर्जी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में एनिहिलेट करें तो बहुत से एनिहिलेट प्रोसेस में एक न्यूट्रिनो और एक एंटी न्यूट्रिनो भी पैदा हो जाते हैं। तो हमारा एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों एनिहिलेट हुए, एनिहिलेशन प्रोसेस हुआ जिससे एक फोटोन अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा फोटोन अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ। एनिहिलेशन के दौरान जो एनर्जी लीज होती है वो इक्वल होती है। देखें हमारा मिनिमम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इसका मैस ले लेते हैं, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दोनों का मैस तो सेम है, तो 2 मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू c², आइंस्टाइन की इक्वेशन के, तो 2 m मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन या मैस ऑफ पॉजिट्रॉन, ये 2 है तो 2 आ गया c²। तो इतनी एनर्जी हमारी रिलीज होती है एक एनिहिलेशन प्रोसेस में जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और वो एनर्जी होती है 2mec² के इक्वल, जिसमें से 1mc² का एक फोटोन और दूसरा भी 1mc² का एक फोटोन प्रोड्यूस होगा, जिसकी एनर्जी होगी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ में हम टेबल दे लेते हैं। इलेक्ट्रॉन चार्ज है -1, और इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होगा पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन का चार्ज होगा +1, लेकिन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का जो मैस है या रेस्ट मैस एनर्जी है वो सेम होगी। इस तरह प्रोटॉन चार्ज होगा +1 और इसका एंटी पार्टिकल एंटी प्रोटॉन, इस पर चार्ज होगा -1, और प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन का मैस सेम होगा, और साथ में रेस्ट मैस एनर्जी भी इनकी इक्वल होगी 938.256। इसमें न्यूट्रॉन देखें, न्यूट्रॉन का चार्ज है 0, तो एंटी न्यूट्रॉन पे भी कोई चार्ज नहीं होगा, और न्यूट्रिनो पे भी कोई चार्ज नहीं होता तो एंटी न्यूट्रिनो पे भी कोई चार्ज नहीं होगा। न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन का मैस सेम होगा और रेस्ट मैस एनर्जी भी सेम होगी। न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रॉन का मैस ना होने के बराबर होता है, इसलिए इस टेबल में 0 लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मैस होता है, लेकिन ना होने के बहुत छोटा होता है। ये इलेक्ट्रॉन से भी मिलियंस टाइम स्मॉलर होता है, इसलिए इसका मैस अभी तक कैलकुलेट नहीं किया गया। जब कैलकुलेट नहीं किया गया तो इसको तकरीबन 0 लिख दिए गए। अगर हम अपने इस टेबल में देखें तो यहाँ देखें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, ट्रॉन न्यूट्रिनो, इनकी वैल्यू दी हुई है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम, लेस देन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत कम वैल्यू दी हुई है। और यहाँ पे देखें म्यूऑन न्यूट्रिनो 0.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे भी लेस देन इसकी वैल्यू है। और टॉर न्यूट्रिनो की वैल्यू है 15.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम। ये हम दे सकते हैं म्यूऑन
म्योन न्यूट्रिनो की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 89.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और टॉ की दी हुई है, टॉ न्यूट्रिनो की वैल्यू दी हुई है 368.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी कि हमारे प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इनके मुकाबले में जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का मैथ बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ जीरो लिखा हुआ है, अदरवाइज ये टेबल ठीक नहीं है। इनका भी, ये भी मैथ पार्टिकल्स हैं दोनों, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो मैथ पार्टिकल्स हैं, और इनकी भी कुछ वैल्यू होती है। अब हम टॉपिक देखेंगे 14.2.1 अल्फा एंड बीटा डिके। अल्फा डिके इन्वॉल्व अ न्यूक्लियस emitting a अल्फा पार्टिकल एंड डिके इनटू टू डिफरेंट न्यूक्लियस। एक ऐसा न्यूक्लियस है जो अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा और दो डिफरेंट न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्फा डिके। ये देखें, हमारा एक प्राइमरी न्यूक्लियस था, उसने दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन एमिट कर दिए और एक डॉटर न्यूक्लियस बन गया। अल्फ़ा जो होता है ये हीलियम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, यानी कि उनका मैस नंबर होगा 4 में डिके करेगा, और साथ में एक डॉटर न्यूक्लियस बन जाएगा, और डॉटर न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर Z-2, यानी कि जो पेरेंट था उसे दो प्रोटॉन इससे कम होंगे और मैस उसका 4 कम होगा, यानी कि दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन कम होंगे। रेडियोएक्टिविटी में 3 टाइप था मेन डिके है हमारे पास। एक अल्फ़ा डिके जिसे हम स्टडी कर रहे हैं, इसके बाद हमारे पास आएगा बीटा डिके। बीटा डिके में एक इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन रिलीज़ होता है, और प्रोसेस में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करें तो एक न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे एक प्रोटॉन नंबर बढ़ जाता है। और गैमा में एक अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में वो सिर्फ एनर्जी एमिट करता है। तो रेडिएटिविटी इज एमिशन ऑफ आयनाइजेशन रेडिएशन। रेडियोएक्टिविटी क्या है? रेडियोएक्टिविटी एमिशन है आयनाइजेशन रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियर डिके। एक न्यूक्लियर डिके हो रहा है और साथ में एमिट हो रही है आयनाइजेशन रेडिएशन। ये तीनों जो अल्फ़ा बीटा पार्टिकल और गैमा रेडिएशन है, ये तीनों आयनाइजेशन करती हैं, ये हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, और 3 किस्म के डिके हैं अल्फ़ा डिके में। तो अल्फ़ा डिके में जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस होता है उसमें से दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन रिलीज हो जाती हैं, तो डॉटर न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन कम होते हैं और दो न्यूट्रॉन कम होते हैं। बीटा डिके में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, यानी कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तब्दील हो जाता है, ये हम आगे तफसील से देखेंगे, जिससे डॉटर न्यूक्लियस का एक प्रोटॉन बढ़ जाता है लेकिन एक न्यूट्रॉन कम हो जाता है, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। और गैमा डिके में सिर्फ एक फोटोन कम होता है, यानी न्यूक्लियस में से सिर्फ एनर्जी रिलीज होती है। और थ्योरी को दोबारा देखते हैं। अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट करता है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन में। दिस इज इक्विवेलेंट टू द हीलियम न्यूक्लियस। ये हीलियम न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट होता है। व्हेन द अनस्टेबल न्यूक्लियस पेरेंट न्यूक्लियस एमिट रेडिएशन इज कॉन्सिक्वेंट ऑफ अ न्यूक्लियर चेंज। जब ये रेडिएशन अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो उसका न्यूक्लियस चेंज हो जाता है। व्हेन द अल्फा पार्टिकल एमिट फ्रॉम द न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस लॉस 2 प्रोटॉन, उसका न्यूक्लियस में से 2 प्रोटॉन लॉस हो जाते हैं, और प्रोटॉन नंबर डिक्रीज बाय 2, और उसके प्रोटॉन नंबर डिक्रीज बाय 2, जहाँ पे लिखा भी है देखें, डॉटर न्यूक्लियस का प्रोटॉन नंबर डिक्रीज बाय 2 जाता है। न्यूक्लियस लॉस 4 न्यूक्लियन, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन शामिल होते हैं, जिससे उसका न्यूक्लियर नंबर डिक्रीज हो जाता है बाय 4। ये अल्फा पार्टिकल के लिए साथ में ये हमारी एनर्जी भी रिलीज हो सकती है। यूरेनियम 92 देखें, इसने अल्फा पार्टिकल रिलीज़ किया, तो इसका पहले प्रोटॉन नंबर था 92, अब प्रोटॉन नंबर आ गया 90, और इसका पहले मैस नंबर था 238, तो 4 माइनस कर दें तो इसका मैस नंबर आ जाएगा 234। तो रेडियम को देख लेते हैं 88, तो प्रोटॉन 2 रिलीज़ हो गए, तो 88 में से 2 माइनस करेंगे तो 86, मैस नंबर 4 रिलीज़ हो गया, तो 226 में से 4 माइनस करेंगे तो मैस नंबर पीछे बचेगा 222। ये आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस था, इसमें अल्फा डिके हो रहा है। अल्फा डिके से इसने 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यानी कि हीलियम न्यूक्लियस रिलीज़ कर दिए, जिसे हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। इसमें ब्लू वाले हमारे प्रोटॉन को और वाइट वाले हमारे न्यूट्रॉन को शो कर रहे हैं। अब इसका डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, उसका मैस नंबर 4 कम होगा और एटॉमिक नंबर 2 कम होगा। अल्फा डिके का हम एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं कि यूरेनियम 233 और मैस नंबर 223, एटॉमिक नंबर 92, अगर ये डिके करे 2 अल्फा मिशन मिट करे तो व्हाट इज द रिजल्टेंट आइसोटोप, और 2 अल्फा मिशन करने के बाद रिजल्टेंट आइसोटोप क्या होगा। इस तरह के आप क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो हम U233 में हमने 2 अल्फा पार्टिकल को एमिट करना है, और पहले जब अल्फा पार्टिकल हमने एमिट किया तो लेट्स सपोज कोई एटम बन गया X, उसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 हो जाएगा, यानी कि उसका 92 से अब 90 हो जाएगा, मैस नंबर डिक्रीज बाय 4 हो जाएगा, और 233 से 229 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट अल्फा डिके। फिर सेकंड अल्फा मिशन हुई,
सेकेंड अल्फामेशन में दोबारा यहाँ पे 90 होना चाहिए था, 90 हो गया, दोबारा अल्फा पार्टिकल मिट होगा तो अब इसमें प्रोटॉन बचे थे 90, 90 में से मजीद 2 प्रोटॉन कम हो जाएंगे, अब प्रोटॉन बच गए 88। मैथ में इसका पहले बचा था एक अल्फा मिशन के बाद 229, 229 में से मजीद 4 कम हो जाएंगे तो बचेगा 225। तो हमारा जो रिजल्ट है न्यूक्लियस होगा उसका एटॉमिक नंबर होगा 88 और उसका जो मैथ नंबर होगा वो होगा 225, तो ये बन जाएगा रेडियम। रिजल्टिंग आइसोटोप Ra 88 प्रोटॉन और मैथ नंबर 225। इस तरह आप अल्फा डीके के कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो रेडियम 88 इज फॉर्म्ड जब यूरेनियम 233 92 डिके करेगा 2 अल्फा मिशन तो रेडियम 88 फॉर्म होगा, और टोटल अब इसका जो प्रोटॉन है वो 4 कम हो जाएंगे, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, और जो मैथ नंबर है वो 8 कम हो जाएगा, 4 यहाँ पे कम हुआ और 4 यहाँ पे, तो हमारा रिजल्टेंट बन गया रेडियम 88 जिसका प्रोटॉन नंबर 88 है और मैथ नंबर है 225। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके। हम इन दोनों को तफसील से देखेंगे। हाउ डू दी डीके प्रोसेस वायलेट द कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियर नंबर, ये कैसे कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियर नंबर के प्रोसेस को वायलेट करता है विद इन द न्यूक्लियस वाइल स्टिल रिस्पेक्टिंग द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिस्पेक्ट करता है यानी कि ओबे करता है। हाउ इज एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, और इस बीटा माइनस और बीटा प्लस में कैसे एनर्जी रिलीज होती है रिलेटेड टू मैस डिफरेंस, जिसे मैस डिफेक्ट भी कहते हैं, मैस डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पार्टिकल। इनिशियल और फाइनल पार्टिकल के मैस डिफरेंस में कैसे एनर्जी रिलीज होती है, इसको इन टॉपिक्स को हम तफसील से देखेंगे। बीटा डिके में बीटा माइनस डिके और बीटा पॉजिटिव डिके आर 2 टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिव डिके प्रोसेस इन्वॉल्विंग द emission ऑफ बीटा पार्टिकल। दीज प्रोसेस अकर इन एटॉमिक न्यूक्लियस, दोनों प्रोसेस एटॉमिक के न्यूक्लियस में होते हैं टू अचीव द मोर स्टेबल न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हमारा पेरेंट न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, वो बीटा माइनस डीके या बीटा प्लस डीके करके मज़ीद स्टेबल न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेता है। इन बीटा माइनस डीके न्यूट्रॉन विद इन द न्यूक्लियस इज ट्रांसफर इनटू प्रोटॉन। अब बीटा माइनस डीके में न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है वो टूट जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक प्रोटॉन इनटू अ प्रोटॉन, ये कि एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में तब्दील हो जाएगा, और इसके साथ एक बीटा माइनस पार्टिकल और साथ में एक एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो रिलीज होगा, है ना। जैसे ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तब्दील हुआ, इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहते हैं बीटा माइनस पार्टिकल ये रिलीज होगा, और एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल रिलीज होगा। एंटी न्यूट्रिनो इधर नियरली मैसलेस, बहुत कम मैस होता है, इसलिए नियरली मैसलेस लिखा हुआ है, बहुत कम मैस है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं है, पर डेट कैरी अवे सम ऑफ द इट्स एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द डिके, कि कुछ एनर्जी ये भी साथ लेके आ जाए, है ये मैस पार्टिकल है लेकिन इसका मैस बहुत ही कम है। द मीटेड बीटा माइनस पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन, जो बीटा माइनस पार्टिकल है एक्चुअल में वो एक इलेक्ट्रॉन ही है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। अज्यूम कर लें कि एक न्यूट्रॉन था जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी था और नेगेटिव चार्ज भी था, अज्यूम कर लेते हैं हम, और ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे थे। जब ये डिके हुआ तो ये नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और ये पॉजिटिव चार्ज एक प्रोटॉन लेके चला गया, तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तब्दील हो गया, साथ में इसका इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो गया। तो जो हमारा एमिटेड बीटा माइनस पार्टिकल है वो एक्चुअली में एक इलेक्ट्रॉन ही है। द प्रोसेस कैन बी समराइज एज फॉलो कि एक न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा प्रोटॉन में, साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होगा और साथ में एक एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होगा। एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो जो होगा वो ये मैथ पार्टिकल है, बहुत ही मन्यूट मैथ होता है इसका, अभी हम देखे हैं, और लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में प्लस एक बीटा माइनस जिसे हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन में, और साथ में एक एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में। तो ये हमारा प्रोसेस होगा बीटा माइनस डीके। यहाँ पे डायग्राम में मज़ीद तफसील से देखते हैं कि एक न्यूट्रॉन जिसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज भी लेट्स सपोज था, कोई नेगेटिव चार्ज भी था, और लेट्स सपोज कोई न्यूट्रिनो भी मौजूद था, एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो भी था, ये डिके हुआ, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो रिलीज़ हो गया, साथ में ये नेगेटिव वाला बीटा माइनस डीके इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, और ये पॉजिटिव वाला साथ में कोई प्रोटॉन तब्दील हो गया। तो जब भी कोई न्यूट्रॉन टूटेगा, डिके होगा, तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा एक प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में,
और एक इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो में। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर ऑफ गैमा रेडिएशन। अब हम गैमा रेडिएशन डिस्कस कर दें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूक्लियर डिके। जब न्यूक्लियर डिके होता है तो गैमा रेडिएशन कैसे होती है। हाउ इज़ गैमा रेडिएशन डिफरेंट फ्रॉम अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, और गैमा रेडिएशन अल्फा और बीटा पार्टिकल से मुख्तलिफ कैसे है। एक्सप्लेन हाउ द मिशन ऑफ गैमा रेज इज रिलेटेड टू द डी एक्साइटेशन ऑफ एक्साइटेड न्यूक्लियस। बताएं कि गैमा रेडिएशन कैसे रिलेट करती है एक एक्साइटेड न्यूक्लियस जो पहले एक्साइटेड है वो गैमा रेडिएशन इमिट करके कैसे स्टेबल न्यूक्लियस में तब्दील हो जाता है। एंड ट्रांजिशन टू लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट हमारी स्टेबल स्टेट होती है, तो कैसे वो गैमा रेडिएशन को यहाँ मिट करके, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस था, ये गैमा रेडिएशन मिट करके स्टेबल न्यूक्लियस में तब्दील हो जाता है। इन तमाम टॉपिक हम तफसील से स्टडी करेंगे। तो हमारा गैमा डिके, गैमा रेज ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में से एमिट होती है। तो गैमा रेडिएशन वो न्यूक्लियस एमिट करते हैं जिनके पास एसेस एनर्जी होती है, जो अनस्टेबल होते हैं, और रेडियो एक्टिव एटम के पास है एसेस एनर्जी इन द न्यूक्लियस। जैसे हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियन लाइक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस के भी ऑर्बिट्स होते हैं एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट और लेवल। जो न्यूक्लियस के भी ऑर्बिट्स होते हैं वो भी डिफरेंट एनर्जी स्टेट या लेवल में होते हैं। इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियन होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, इस न्यूक्लियन भी अपने ऑर्बिट बनाते हैं, उनके भी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं। व्हेन न्यूक्लियस चेंज फ्रॉम एक्साइटेड एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, जब न्यूक्लियस चेंज होता है अपनी एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट से, तो एक फोटोन एमिट करता है। अब ये एक्साइटेड न्यूक्लियस एक्साइटेड है, ये फोटोन एमिट करेगा और इसे ग्राउंड स्टेट में, बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में जंप लगा रहा होता है तो एक एक्सरे एमिट करता है। इस तरह जब कोई न्यूक्लियन हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जंप लगा रहा होता है तो वो एक फोटोन एमिट करता है। इन गैमा डिके नेदर अ प्रोटॉन नंबर नॉर अ न्यूक्लियर नंबर चेंज। गैमा डिके में ना तो हमारा प्रोटॉन नंबर तब्दील होता है, ना ही हमारा न्यूट्रॉन नंबर तब्दील रहता है। पहले भी जो प्रोटॉन थे उतने ही प्रोटॉन रहते हैं, पहले जितने न्यूट्रॉन थे उतने ही न्यूट्रॉन रहते हैं। डॉटर न्यूक्लियस इज सेम एज पेरेंट न्यूक्लियस, ओनली द क्वांटम स्टेट ऑफ न्यूक्लियन चेंज। सिर्फ उनका जो क्वांटम स्टेट है या उनके जो एनर्जी लेवल है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के, वो स्टेट चेंज होते हैं। और जब हायर शेल से लोअर शेल में जंप लगाता है एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन, तो एक फोटोन रिलीज करता है, उस फोटोन को हम कहते हैं गैमा रे। हम इस डायग्राम में देख भी सकते हैं कि ये हमारा एक एक्साइटेड न्यूक्लियर स्टेट है। इसमें जो न्यूक्लियस के न्यूक्लियन है वो एक्साइटेड हैं, उनके एनर्जी लेवल थोड़े से डिस्टर्ब हैं, जिसमें वो डी एक्साइट हुए हैं, तो उन्होंने अपने एनर्जी लेवल को रीअरेंज किया है। तो एक्साइटेड न्यूक्लियस एक ग्राउंड स्टेट में चला गया। तो जब एक एक्साइटेड न्यूक्लियस एक ग्राउंड स्टेट में चले जाएगा तो अपने वो फोटोन रिलीज करेगा, और फोटोन को हम कहते हैं गैमा डिके या गैमा रेडिएशन। यह हमारा एक न्यूक्लियस था, इस पर हमने स्टार लगा दिया। स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक्साइटेड स्टेट में है, ये एक्साइटेड स्टेट में था, तो इसे न्यूक्लियन ने क्या किया, एक गैमा रेडिएशन को एमिट किया। यहाँ पे देखें ये स्टार है, ये रेडियम, ये एक्साइटेड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में एक्साइटेड से इसने गैमा रेडिएशन एमिट किया और ये स्टेबल रेडियम बन गया। कोबाल्ट 60 को देख लेते हैं। कोबाल्ट 60 स्टार ये हमारा एक एक्साइटेड न्यूक्लियस है, ये गैमा रेडिएशन को एमिट करेगा और वो स्टेबल न्यूक्लियस बन जाएगा। और उसमें एटॉमिक नंबर उसका पहले भी 27 था, अभी 27 है, मैथ नंबर पहले भी 60 है, अभी 60 है। तो इसमें कोई तब्दीली वाकया नहीं हुई, सिर्फ एनर्जी की स्टेट चेंज हुई है और उन्होंने गैमा रेडिएशन को एमिट कर दिया। थोड़ा हम कंपैरिजन देखते जाते हैं अल्फ़ा बीटा गैमा में। अल्फ़ा हम पढ़ के आए थे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इसका रेस्ट मैस इन यूनिफाइड एटॉमिक मैस चार्ज पॉजिटिव 2 है। बीटा एक इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होते हैं, इसका रेस्ट मैस दिया हुआ है और चार्ज इसका इलेक्ट्रॉन का -1 या पॉजिट्रॉन का +1 होता है। अल्फ़ा को रोकने के लिए ये पेपर की शीट से भी रुक जाता है और इसकी आयनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। बाकी बीटा को रोकने के लिए फ्यू मिलीमीटर एल्यूमिनियम की हमें शीट चाहिए और इसकी आयनाइजेशन पावर अल्फ़ा के मुकाबले में कम होती है, लेकिन गैमा से ज़्यादा होती है। गैमा इसका रेस्ट मैस या चार्ज नहीं होता, ये शॉर्ट वेव लेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। ये सेवरल सेंटीमीटर, क्योंकि आयनाइजेशन पावर बहुत कम है और जिसकी आयनाइजेशन पावर जितनी कम होगी उतनी उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी। तो ये लेड के अंदर सेवरल सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर जाता है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा को हमने पेपर से रोक लिया, बीटा को रोकने के लिए एल्युमिनियम की शीट चाहिए और गैमा को रोकने के लिए हमें पास लेड चाहिए। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन द एटम वो अरेंज होते हैं मुख्तलिफ एनर्जी ऑर्बिट्स में और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट से जब ट्रांसफर होता है लोअर ऑर्बिट में तो वो एक फोटोन इमिट करता है, उस फोटोन को हम एक्सरे कहते हैं। ये न्यूक्लियस में भी सिमिलर ऐसे ही होता है। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट एनर्जी लेवल में होते हैं। न्यूक्लियन कैन ट्रांजिशन फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल और न्यूक्लियन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से ट्रांसफर होते हैं लोअर एनर्जी लेवल में और वो भी एक फोटोन इमिट करते हैं, उस फोटोन को हम कहते हैं गैमा। इलेक्ट्रॉन से इमिट हुआ हुआ फोटोन होता है एक्सरे। एक्सरे काफ़ी खतरनाक है लेकिन गैमा के मुकाबले में कम खतरनाक होता है, उसकी एनर्जी कम होती है। द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर लेवल इज देयर एनर्जी सेपरेशन। जितना ज़्यादा ऑर्बिटल का यहाँ डिफरेंट था या जितना ज़्यादा ऑर्बिटल का यहाँ डिफरेंट होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी का वो फोटोन इमिट करेंगे। एंड डिफरेंस एनर्जी लेवल इन एटम ऑफ अनदर इन अ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखें तो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक शेल से दूसरे शेल में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वो एक्सरे फोटोन इमिट करता है। लेकिन अगर हम देखें न्यूक्लियस के जो एनर्जी लेवल होते हैं वो कुछ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके कई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होते हैं। कई किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके कई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। ये बड़ी हाई लेवल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसे हम गैमा कहते हैं, जो रिलीज होती है। देयरफॉर रेडिएशन emitted by the atom or ultraviolet or radio region radiation emitted by the nucleus are the range of gamma। जो इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एमिट करते हैं वो रेडियो रीजन भी हो सकती है, वो अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है और नॉर्मली वो एक्सरे भी होती है, ठीक है ना। लेकिन जो न्यूक्लियस रेडिएशन एमिट करता है वो कई किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। इसलिए जो न्यूक्लियस रेडिएशन एमिट करता है, जो एनर्जी एमिट करता है इन टर्म ऑफ फोटोन, उसको हम गैमा रेज कहते हैं, उसको हम गैमा रे कहते हैं। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ये कई किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकती है। नेक्स्ट मेरा लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अल्फा बीटा और गैमा रेडिएशन। हमने अल्फा बीटा और गैमा रेडिएशन के फंडामेंटल डिफरेंस को देखेंगे हम। कुछ डिफरेंस हम इस स्लाइड में देख चुके हैं। इन टर्म्स ऑफ देयर ओरिजिन, प्रॉपर्टीज, इंट्रैक्शन विद मैटर, उनका ओरिजिन कैसा है, उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है, वो मैटर के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, पोटेंशियल बायोलॉजिकल हैज़र्ड क्या है, कितना ज़्यादा इंसानों को, जानवरों को, लाइफ स्टॉक को वेस्ट नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाउ डू दीज टाइप्स ऑफ रेडिएशन इम्पैक्ट वेरियस एप्लीकेशन। ये टाइप ऑफ रेडिएशन हम इम्पैक्ट वेरी एप्लीकेशन, मतलब मेडिकल में, न्यूक्लियर एनर्जी में हम कहाँ कहाँ इसका पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं। इन तमाम टॉपिक हम तफसील से देखेंगे। तो फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द अल्फा बीटा एंड गैमा रेडिएशन बेस्ड ऑन चार्ज, mass and energy of the particle and their interaction depend upon density of the medium, ionization potential। सबसे पहले हम an atom of the medium, यानी कि इन सब का डिफरेंस है, चार्ज का डिफरेंस है, मैस का डिफरेंस है और इसके ऊपर एनर्जी कितनी है उसका डिफरेंस है। इनकी पेनिट्रेशन पावर डिफरेंट है, इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, हर रेडिएशन मुख्तलिफ तरह से आयोनाइजेशन करती है, मुख्तलिफ तरह आयोनाइजेशन करने की सलाहियत रखती है। सबसे पहले ओरिजिन देखते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं ऐसे प्रोटॉन रिच न्यूक्लियस, ऐसे न्यूक्लियस जो प्रोटॉन रिच हो, जिनके अंदर प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो, वो अल्फ़ा पार्टिकल डिके करते हैं। और बीटा पार्टिकल आर एमिटेड बाय डिके ऑफ न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियस, ऐसे न्यूक्लियस जिनके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो वो बीटा पार्टिकल एमिट करते हैं और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तब्दील होते हैं। गैमा रे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द एक्साइटेड न्यूक्लियस। तो जो गैमा रे है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है और वो जो एक्साइटेड न्यूक्लियस होते हैं वो एमिट करते हैं, वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में ट्रांसफर होते हैं। अब प्रॉपर्टीज दोबारा देखते हैं हम। अल्फ़ा पार्टिकल के अंदर 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं, इकट्ठे जुड़े होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव 2e चार्ज होता है। अल्फ़ा पार्टिकल लार्जेस्ट पार्टिकल होता है, ये बहुत बड़ा होता है, इसकी आयोनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ही कम होती है। बीटा ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पॉजिट्रॉन होते हैं। इसके ऊपर यहाँ तो नेगेटिव चार्ज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज है। बीटा पार्टिकल हाई एनर्जी, इनकी हाई एनर्जी होती है इसलिए इनकी पेनिट्रेशन पावर अल्फ़ा के मुकाबले में ज़्यादा होती है।
बीटा की पेनिट्रेशन पावर अल्फ़ा के मुकाबले में ज़्यादा होती है, लेकिन आयनाइजेशन पावर अल्फ़ा के मुकाबले में कम होती है। गैमा रे और नॉट पार्टिकल, ये पार्टिकल नहीं है, इनका कोई मैस नहीं होता, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं। कंसिडर हाई एनर्जी, इनकी एनर्जी एक्सरे एनर्जी से भी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, इसलिए इसे गैमा रे कहते हैं। इनका कोई मैस या साइज नहीं होता। इंट्रैक्शन देखते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल डज नॉट सफर्ड एनी अप्रिशिएट डिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी मैस होता है, ये नॉर्मली डिफ्लेक्ट नहीं होता, सफ़र नहीं करता स्ट्रेट पाथ से, प्रोवाइडेड इट डज नॉट अप्रोच टू क्लोजली टू द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, और न्यूक्लियस ऑफ एटम के ज़्यादा क्लोज नहीं आ पाता। लेकिन अल्फ़ा पार्टिकल का जो सबसे बड़ा नुकसान है, अल्फ़ा पार्टिकल की बहुत शदीद किस्म की आयनाइजेशन पावर होती है, बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन करता है अलोंग स्ट्रेट पाथ। इट लॉस ऑल इट्स एनर्जी कम टू रेस्ट, ये तमाम अपनी एनर्जी लॉस कर देता है। हर आने वाले मैटर से ये इलेक्ट्रॉन छीनता है और खुद हीलियम न्यूक्लियस से हीलियम एटम बन जाता है और आने वाले हर एटम को ये आयनाइज कर देता है। देन कैप्चर 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है फ्रॉम द मीडियम और बिकम न्यूट्रल। इसी अल्फ़ा पार्टिकल की आयनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी आयनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत कम है। अल्फ़ा ट्रैवल होता है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस, बहुत स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल होता है और ये फ़ौरन उसके बाद रेस्ट पे आ जाता है, फ़ौरन आयनाइज करता है और फ़ौरन रेस्ट पे आ जाता है। नेक्स्ट हम बीटा पार्टिकल देखते हैं। मोर इजीली डिफ्लेक्टेड बाय कोलिजन, ये इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होते हैं, ये कोलाइड कर लेता है और डिफ्लेक्ट भी इजीली हो जाता है, इसका मैस बहुत कम है। द बीटा पार्टिकल इज मैटर इज नॉट स्ट्रेट, इसका जो पाथ है वो स्ट्रेट नहीं होता और स्लो मच ट्रैवलिंग एंड स्कैटरिंग, ये स्ट्रैगलिंग करता है, स्कैटरिंग करता है, जिगजैग पाथ में मूव करता है और स्लो डाउन हो जाता है। बीटा पार्टिकल लॉस एनर्जी बाय प्रोड्यूसिंग आयनाइजेशन, ये भी आयनाइजेशन प्रोड्यूस करता है और अपनी एनर्जी लॉस करता है। होवर इट आयनाइजेशन एबिलिटी तकरीबन 100 टाइम कम होती है अल्फा पार्टिकल के मुकाबले में, तो बीटा की आयनाइजेशन पावर 100 टाइम कम होती है। बीटा पार्टिकल रेंज इज़, जिसकी वजह से इसकी रेंज 100 टाइम ज़्यादा होती है अल्फा पार्टिकल से। बीटा पार्टिकल मेजर बाय द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इनटू मीडियम, नॉट बाय द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक पाथ। इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है ये लेंथ से मेजर नहीं करते, बल्कि डेप्थ से मेजर करते हैं कि कितना ज़्यादा किसी चीज़ के अंदर ये पेनिट्रेट कर सकता है। अब हम गैमा रे को देखते हैं। फोटोन और गैमा रेज ये अनचार्ज होते हैं, कॉज वेरी लिटिल आयनाइजेशन, बहुत कम आयनाइजेशन करते हैं। फोटोन मूव बाय द बीम ऑफ आइदर स्कैटरिंग, या तो स्कैटरिंग से या अब्जॉर्प्शन से ये रिमूव हो जाते हैं। दे इंटरेक्ट विद मैटर इन 3 डिस्टेंस वेव, ये 3 तरह से मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। एट लो एनर्जी लेस देन, अगर इसकी एनर्जी लेस देन हो 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डोमिनेट प्रोसेस रिमूव फोटोन फ्रॉम द बीम ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से अपनी एनर्जी को रिमूव करते हैं। इंटेंस एनर्जी डोमिनेट प्रोसेस, अगर इनकी एनर्जी ज़्यादा हो, अगर इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन कम हो, तो फिर ये कैम्पटॉन स्कैटरिंग करते हैं। लेकिन एट हायर एनर्जी मोर देन, ठीक है ना, तो फिर ये पेयर प्रोडक्शन करते हैं। ये गैमा जो होता है वो एनर्जी से मैटर में तब्दील हो जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। ये रिवर्स प्रोसेस है एनिहिलेशन का, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं अल्फ़ा बीटा गैमा की। रेडियोथेरेपी इन कैंसर ट्रीटमेंट यूज अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है ना, टू किल द कैंसर सेल्स बिकॉज दे हैव लो पेनिट्रेशन पावर, दे कैन नॉट डैमेज द हेल्थ सेल्स सराउंडिंग बाय द कैंसर पार्ट। जो हमारा स्किन कैंसर है इस तरह के जो है उसको हम अल्फ़ा पार्टिकल से हम किल कर देते हैं, क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत कम है, आयोनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारे कैंसर सेल को किल कर सकते हैं। बीटा पार्टिकल गेट यूज ट्रेस ऑफ मेडिकल इमेजिंग, ये मेडिकल इमेजिंग की ट्रेसिंग के लिए यूज़ होता है। दे हैव आल्सो थेराप्यूटिक यूजेस इन बोन एंड आई कैंसर ट्रीटमेंट, बोन और आई कैंसर ट्रीटमेंट में हम इसे यूज़ करते हैं। गैमा रे एप्लीकेशन ऑफ ऑन्कोलॉजी एंड फ्राम स्टेरलाइजिंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ये ऑन्कोलॉजी के लिए यूज़ होते हैं और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज, उनके जरासीम किल करने के लिए यूज़ होते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी गैमा रेज को बाल्टिस्टिक की मदद से यूज़ होते हैं। अब हम पेनिट्रेशन पावर देखते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल को पेपर से रोका जा सकता है, अब ये देखा बीटा को एल्यूमिनियम की शीट से, और गैमा की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, इसके लिए हमें लेड चाहिए। यहाँ भी पेनिट्रेशन पावर देख सकते हैं कि अल्फ़ा रेज को पेपर से रोका है, बीटा रेज पेपर से भी गुजर गया और इंसान में से भी गुजर गया है, इसको रोकने के लिए हमें एल्यूमिनियम की शीट चाहिए। गैमा पेपर ह्यूमन एल्यूमिनियम सबसे गुजर गया है, इसको रोकने के हमें लेड चाहिए। और न्यूट्रॉन पेपर ह्यूमन एल्यूमिनियम और लेड सब में से गुजर जाता है, इसकी इंटरेक्शन पावर बहुत कम है, इसको रोकने के हमें लाइट वाटर चाहिए। हमें वाटर इज़ अ गुड स्टॉपर
या थर्मल एनर्जी रिमूवल ऑफ द न्यूट्रॉन। तीनों रेडिएशन टाइप का डिफरेंस देख देते हैं। अल्फ़ा 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होती है, बीटा हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है, और गैमा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अल्फ़ा पे पॉजिटिव 2 चार्ज है, बीटा पे -1 या +1 पॉजिट्रॉन हो तो +1 चार्ज है, गैमा पे चार्ज नहीं होता, 0। मैस, इसका मैस जो है हीलियम न्यूक्लियस के इक्वल है, काफ़ी बड़ा है। बीटा पार्टिकल का मैस एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल है और गैमा का कोई मैस नहीं होता। स्पीड, अल्फ़ा की पार्टिकल का मैस बहुत ज़्यादा है इसलिए स्पीड स्लो होती है, बीटा का मैस कम है इसकी स्पीड उसके मुकाबले में अल्फ़ा के मुकाबले में ज़्यादा होती है, और गैमा जो है ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। आयनाइजेशन इफेक्ट देखते हैं। अल्फ़ा की आयनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा है, बीटा की उससे कम है और गैमा की उससे भी कम है। अब डेंजर्स देखते हैं। अल्फ़ा की आयनाइजेशन पावर ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर चला जाए तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। बॉडी के बाहर ये खतरनाक नहीं है लेकिन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बीटा वह सोर्स आउटसाइड द बॉडी हो या इनसाइड द बॉडी हो, दोनों सूरतों में नुकसानदेह है। और गैमा ये आउटसाइड द सोर्स हो क्योंकि पेनिट्रेशन पावर इसकी बहुत ज़्यादा है तो ये नुकसानदेह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटा और गैमा बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं इसलिए ये नुकसानदेह है। अब डिफ्लेक्शन देख लेते हैं। गैमा पे कोई चार्ज नहीं होता, गैमा डिफ्लेक्ट नहीं होता, गैमा स्ट्रेट चला जाता है। अल्फ़ा पे पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव प्लेट नेगेटिव साइड की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। और बीटा पे, क्योंकि बीटा हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो बीटा पे अज्यूम कर लेते हैं कि बीटा पे नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। अगर पॉजिट्रॉन होगा तो पॉजिट्रॉन की डिफ्लेक्शन हमारी इस तरफ होगी, नेगेटिव की तरफ, ऑपोजिट टू द बीटा। यहाँ मैंने बीटा पॉजिटिव नेगेटिव तरफ डिफ्लेक्ट होगा और बीटा नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव तरफ डिफ्लेक्ट होगा। यहाँ भी डिफ्लेक्शन शो की हुई है, अल्फ़ा पार्टिकल नेगेटिव की तरफ, बीटा पॉजिटिव तरफ, बीटा नेगेटिव है और गैमा स्ट्रेट चला जाएगा। मज़ीद डिफरेंस देखते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल इज़ अ केमिकल स्पीशीज दैट इज़ आइडेंटिकल टू द हीलियम न्यूक्लियस, लेकिन बीटा पार्टिकल इज़ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, और गैमा पार्टिकल इज़ गैमा रे होगा इज़ अ फोटॉन दैट कैरी एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अल्फ़ा पे डबल पॉजिटिव चार्ज है, बीटा पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन किस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और गैमा पे कोई चार्ज नहीं होता। एटॉमिक नंबर एलिमेंट रिड्यूस बाय, जब ये अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होता है तो उसका एटॉमिक नंबर 2 रिड्यूस हो जाता है और मास नंबर 4 रिड्यूस हो जाता है। लेकिन जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है बाय 1। लेकिन जब गैमा पार्टिकल रिलीज होता है तो उसके एटॉमिक नंबर में कोई डिफरेंस नहीं होता। अल्फ़ा पार्टिकल एमिशन होने से एमिशन ऑफ चेंज केमिकल एलिमेंट तब्दील हो जाता है। पहले जो एलिमेंट था उसमें 2 एटॉमिक नंबर कम हो जाएंगे। बीटा पार्टिकल एमिट होने से भी एलिमेंट चेंज हो जाता है, लेकिन गैमा रेडिएशन एमिट होने से एलिमेंट चेंज नहीं होता। अल्फ़ा की पेनिट्रेशन पावर सबसे कम है, बीटा की पेनिट्रेशन पावर उससे ज़्यादा है और गैमा की पेनिट्रेशन पावर इन दोनों से ज़्यादा है। अल्फ़ा की आयनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा है, कैन आयनाइज मैनी एटम्स। बीटा की आयनाइजेशन पावर अल्फ़ा के मुकाबले कम है, कैन आयनाइज अदर एटम बट इज़ नॉट गुड एट अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा के पार्टिकल के मुकाबले में इसकी आयनाइजेशन पावर कम है, और इसकी गैमा की आयनाइजेशन पावर अल्फ़ा और बीटा दोनों से कम है। इसकी स्पीड अबाउट 10th ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से 10 गुना आस्ता चलती है। इसकी स्पीड अबाउट 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होती है, और जो गैमा है ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। अल्फ़ा पार्टिकल अट्रैक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से भी और मैग्नेटिक फील्ड से भी, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से अट्रैक्ट होता है बीटा पार्टिकल, लेकिन गैमा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होता। ये हमारे कोई डिफरेंस है अल्फ़ा बीटा और गैमा के। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अ पार्टिकल विच प्रोड्यूस मोर आयनाइजेशन इज लेस पेनिट्रेशन बाय। जो ज़्यादा आयनाइजेशन प्रोड्यूस करता है उसकी कम पेनिट्रेशन पावर क्यों होती है। अ पार्टिकल ग्रेटर आयनाइजेशन पावर विल लूज ऑल होल एनर्जी इन द शॉर्ट डिस्टेंस इनसाइड द मीडियम। जिसकी आयनाइजेशन पावर ज़्यादा है वो अपनी तमाम एनर्जी, तमाम आयनाइजेशन पावर बहुत छोटे डिस्टेंस में भी लूज़ करना शुरू कर देता है। सो इट रेंज इन दैट मीडियम इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि वो अपनी एनर्जी बहुत जल्दी लॉस कर देता है, इससे उसकी रेंज बहुत ही कम होती है। द रिवर्स इन केस अ पार्टिकल एट लेस आयनाइजेशन पावर। जिसकी आयनाइजेशन पावर कम है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी लॉस करेगा, इट विल लूज लेस अमाउंट एनर्जी, इसकी वजह से इसकी रेंज ज़्यादा होगी। इस डायग्राम देख सकते हैं कि अल्फ़ा की आयनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा है, इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ही कम है, क्योंकि अपनी तमाम एनर्जी ये फॉरेन इंट्रैक्शन में लॉस कर देता है। बीटा की आयनाइजेशन पावर अल्फ़ा के मुकाबले में कम है, इसलिए बीटा की
पेनिट्रेशन पावर अल्फ़ा के मुकाबले में ज़्यादा है क्योंकि ये अपनी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता लॉस करता है। और गैमा की आयनाइजेशन पावर इन दोनों से कम है, इसलिए इसकी पेनिट्रेशन पावर इन दोनों से ज़्यादा है। लेकिन न्यूट्रॉन देखा जाए तो न्यूट्रॉन की आयनाइजेशन पावर इन तीनों से कम है, इसलिए न्यूट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर इन तीनों से ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा एनर्जी लॉस करने की वजह से जिसकी आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होगी उसकी पेनिट्रेशन पावर कम होगी। पावर -6 सेकंड होता है। हमारी फोर्थ फंडामेंटल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स।